हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने वापस आ गया हूं, डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल, आपका केमिस्ट्री गुरु, एक नए टॉपिक के साथ जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स को यहां पर आज आपके साथ सबसे पहले वापस डिस्कस करूंगा और फिर जो हमारे जेई या मेडिकल एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इस टॉपिक में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर कौन से चैप्टर के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हमने 11th क्लास में इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे पढ़ी थी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या डेफिनेशन थी? इसको हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी डिफाइन किया है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और इसका डेफिनेशन है वो सारे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जिनके 3D अरेंजमेंट, जिनको हम ओरिएंटेशंस भी बोलते हैं, 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल के अंदर एटम्स और ग्रुप्स के जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम MF से एब्रिविएट कर देते हैं, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम SF से एब्रिविएट कर देते हैं, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, जिनको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो एटम्स और ग्रुप्स के अगर डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स हैं किसी भी कंपाउंड में विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो हम स्टूडेंट्स इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, या फिर इनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने स्टीरियो आइसोमर्स को मेनली 2 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कैटेगरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, दीज आर 2 कैटेगरीज इन स्टीरियो आइसोमर्स। एक कैटेगरी और है कन्फर्मर्स, कन्फर्मेशन आइसोमर्स। इसको हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब भी स्टीरियो आइसोमर्स की बात होती है, हमेशा हम 2 कैटेगरीज को याद रखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया ना सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा जो डिस्कशन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं स्टूडेंट, हम इसको आज के बाद GI भी लिखा करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमको इनकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन, जैसे अगर मैं आपको ये देखिए, इथेन मॉलिक्यूल है, ये दिस इज इथेन C2H6। ये जो ब्लैक बॉल है, ये वाली ब्लैक बॉल, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसकी 4 वैलेंसीज हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड 4th वैलेंसी। ये जो 4th वैलेंसी है ये सेकंड कार्बन से कनेक्ट है। ये देखिए सेकंड कार्बन, ये
है ना। और ये कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है विद 4 वैलेंसी 1 2 3 एंड 4। क्योंकि दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, दोनों टेट्राहेड्रली 3 डायमेंशनली अरेंज है। ये 3 डायमेंशनल इनका अरेंजमेंट है, ये देखिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक जो बॉल है उसको, मतलब एक जो कार्बन है उसको होल्ड करके मैं दूसरे कार्बन को ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए इसको, रोटेशन इज अलाउ, रोटेशन हो रहा है। अरे एग्रीड और नॉट, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, इफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट तो रोटेशन इज अलाउ। तो इससे क्या होगा, इससे वेरियस टाइप के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स बनेंगे। इनको हम स्टूडेंट्स आगे कन्फर्मर्स बोलेंगे। क्या है ये? कन्फर्मर्स। अभी हमारा टॉपिक जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे अराइज होते हैं, होते क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउ है। नाउ अगर मैं इसकी जगह, ये देखिए, ये मैंने सेकंड बॉल मॉडल लिया है, स्टिक बॉल स्टिक मॉडल है ना, इसको ऐसे देखिए आप, ये दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, ओके। और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओके। और ये जो कार्बन है, अब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सब सेम प्लेन में है। और आप देखिए ये वाला जो 2 स्टिक है, ये 2 स्टिक, ये एक पाई बॉन्ड है। दिस इज द बॉल स्टिक मॉडल ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड का हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, अबव एंड बिलो द प्लेन इन विच ऑल एटम्स आर प्रेजेंट। नाउ अब मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, अब आप देखिए, हमने यहां पर भी एक बॉल को यहां पर होल्ड किया और दूसरे को रोटेट कराने की कोशिश करी, ये देखिए। तो रोटेशन इज नॉट अलाउ, रोटेशन इज हिंडर्ड। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इससे क्या होगा, अब देखिए, हम इस बॉल मॉडल को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं, ये ठीक है। इस सिचुएशन में अगर एक ही मॉलिक्यूल का एक 3D अरेंजमेंट ऐसे है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक ग्रुप है, एक डिफरेंट ग्रुप जो इन सबसे डिफरेंट है। अगर एक बार 3D में वो ऐसे अरेंज है तो हमेशा ऐसे ही अरेंज रहेगा, और अगर वो एक बार 3D में ऐसे अरेंज है तो वो हमेशा ऐसे अरेंज रहेगा। और क्योंकि रोटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये जो दोनों फॉर्म होंगी ये एक दूसरे में नॉन कन्वर्टिबल होंगी, मतलब मैं एक दूसरे में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर शेप एंड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रिक्टली हिंडर्ड, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के हम 2 टाइप के 3D अरेंजमेंट्स को स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, और दीज 2 अरेंजमेंट्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है ये? व्हाट दे आर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया? तो जब भी 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसे अभी हम यहां पर कंडीशन में लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसा मैंने आपको भी ये एग्जांपल बताया, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो इन सभी सिचुएशंस में 2 एटम के बीच में रोटेशन हिंडर्ड होने के कारण वी विल गेट 2 टाइप ऑफ 3D अरेंजमेंट्स, और दीज 2 3D अरेंजमेंट्स आर नॉन कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। दैट्स व्हाई दे ट्रीटेड एज 2 different type of 3D arrangements, 2 different type of arrangements of that molecule. All these 2 arrangements are known as what? Geometrical isomers, configurational isomers. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि सर अगर मैं इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड लेता, ये देखिए, ये अभी हमने यहां पर इथीन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, अब ये मेरे पास इथाइन मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या देख रहे हैं हम, इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में दीज आर 2 कार्बन, दिस कार्बन एंड बोथ आर sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज का मतलब होगा कि यहां पर ये देखिए, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना,
और यहां दो पाई बॉन्ड बनेंगे दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में, और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर है और एक पाई बॉन्ड उसी प्लेन में है जिसके अंदर की कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ये देखिए ये इस टाइप के अरेंजमेंट को हम सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्वेश्चन उठता है क्या यहां रोटेशन अलाउ है, चेक कर लेते हैं। मैंने फिर एक बॉल मॉडल को होल्ड किया और दूसरे को रोटेट कराने की कोशिश करी, रोटेशन इज नॉट अलाउ। अगर मैं ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा तो बॉन्ड्स गेट ब्रोकन, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ ट्रिपल बॉन्ड में भी रोटेशन हिंडर्ड है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आंसर इज नो, नहीं करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाई, इसका आंसर देखिए क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो एटम्स लीनियर हैं। ये देखिए लीनियर अरेंजमेंट, दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। अब इसमें आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे ये टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप दो कार्बन पर सेम साइड में आ रहे हैं या अपोजिट साइड में आ रहे हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहां पे लीनियर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। तो इसलिए जो इथाइन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम रोटेशन तो हिंडर्ड बताते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बताते हैं, बट वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ये सभी स्टूडेंट्स को बॉल मॉडल से क्लियर हो गया होगा कि हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे जहां पर ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और उस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन को यहां पर लिखूंगा। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपाउंड्स हैविंग सेम MF। अभी मैंने आपको यहां पर MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन कर दिया था, सेम MF, सेम SF मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट of atoms or groups, different 3D arrangement of atoms or groups because of restricted, जिसको हमने अभी hindered rotation भी बोला, restricted और hindered rotation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ऑल्सो इन रिंग कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स। ये देखिए, तो इन सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स में जहां पर भी ये कंडीशन होगी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया सभी को। और जैसा अभी आपको मैंने बताया था, नोट में मैं लिख रहा हूं, इन एल्काइंस रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज हिंडर्ड। यहां पे रोटेशन तो हिंडर्ड है, बट दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व्हाई? बिकॉज दे हैव लीनियर शेप, दे हैव लीनियर शेप, इनका लीनियर शेप होता है, और इसलिए हम इसमें चाह के भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से दो आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स सेम साइड में हैं
या अपोजिट साइड में। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे इथाइन मॉलिक्यूल का ही, ये देखिए दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये इथाइन मॉलिक्यूल है C2H2, बट बिकॉज ऑफ लीनियर शेप ऑफ टू कार्बन एटम्स हम इसमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सभी स्टूडेंट्स को यह क्लियर हो गया होगा क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर कार्बन 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 नाइट्रोजन 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 जो डबल बॉन्ड होता है उनके अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, हिंडर्ड होता है, अलाउ नहीं होता। या फिर रिंग कंपाउंड्स में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेशन क्लियर हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। नाउ क्या यही एक कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए? इसका आंसर है नो। हम इसमें अब मेंशन करेंगे कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं बताता हूं आपको। हाँ बच्चों, जैसे अभी हमने जो डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पढ़ ली है, अगर मैं यहां पर कंडीशंस मेंशन करता हूं, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंडीशंस के अंदर यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, वी हैव टू फॉलो टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। यहां हमको हमेशा दो कंडीशंस को चेक करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कंडीशन 1, compound must contain any of the following functional group। कंपाउंड के अंदर इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और रिंग होंगी, रिंग। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इनमें से कुछ भी होना कंपाउंड में जरूरी है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन नंबर 2, कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर होना जरूरी है। कंपाउंड मस्ट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। तो हम ये जो दो कंडीशंस हैं इनको ध्यान से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लेंगे। आज के बाद जब भी मुझे किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है तो मैं हमेशा इन दो कंडीशंस को चेक करूंगा। ओके, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है? तो मैं यहां पर सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर को डिफाइन करूंगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर, देखिए स्टूडेंट, कोई भी एक ऐसा एटम अगर मैं उसके अबाउट एटम्स और ग्रुप्स जो उससे कनेक्ट हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बदलता हूं उनका। कोई भी एक ऐसा एटम जिनसे कुछ एटम्स या ग्रुप्स कनेक्ट हैं और मैं उस एटम के रेस्पेक्ट में उन एटम्स का 3D अरेंजमेंट बदलता हूं और इससे मुझे एक नया 3D अरेंजमेंट मिल जाता है पूरे मॉलिक्यूल का, तो हम उस एटम को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं दैट एटम, जैसे हम इसको लिख सकते हैं लाइक कार्बन। जरूरी नहीं है कि कार्बन हो, लेकिन हम एक एग्जांपल तो कार्बन ले सकते हैं। दैट एटम और अदर एटम्स, इसको हम अदर एटम्स भी यहां पर कर देते हैं। ठीक है, अदर एटम्स, कार्बन और अदर एटम्स अबाउट विच
if we changed 3D अरेंजमेंट, जिसको हमने ओरिएंटेशन भी बोला था, ऑफ एटम्स और ग्रुप्स बाय विच we will get new 3D arrangement of whole molecule, then that atom is known as स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसे एटम को हम हमेशा स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफाइन करेंगे। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमेशा आपको दिमाग में ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे मान लेता हूं मेरे पास ब्यूटूइन एग्जांपल है, ये देखिए ब्यूटूइन ये है, दिस इज ब्यूटूइन, और आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब आप देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर जैसे मैं मिथाइल और हाइड्रोजन का 3D अरेंजमेंट बदलता हूं, मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए ओके। तो अभी इस कार्बन पर यहां मिथाइल था, इस कार्बन पर यहां पर मिथाइल है, मतलब मिथाइल और मिथाइल सेम साइड में, और जैसे मैंने हाइड्रोजन और मिथाइल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को चेंज किया, अब हाइड्रोजन के साथ यहां पर मिथाइल दिख रहा है, यहां मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक नया 3D अरेंजमेंट हो गया, न्यू 3D अरेंजमेंट। ये नया 3D अरेंजमेंट है, और इन दोनों को जो 3D अरेंजमेंट्स हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। दे आर टू डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। Therefore, they are known as geometrical isomers. इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं? तो इसका आंसर है नो, ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल नहीं है, नॉन कन्वर्टिबल। मतलब ये अगर है ऐसा तो ये ऐसा ही रहेगा, और अगर वो ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा। ये एक्चुअली 2 3D अरेंजमेंट है अलग अलग। हमने यहां पर तो सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, इसके लिए हमने एक कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन की पोजीशन को बदल के देखा था। बट हम जैसा पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, रोटेशन तो अलाउ ही नहीं है ना स्टूडेंट्स। ओके, ये कार्बन, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, जिसको हम एस्ट्रिक साइन भी बोलते हैं, इस पर भी मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ये दोनों कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ठीक है। और ऐसे ही आप यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये दोनों जिसके ऊपर मैं एरो मार्क कर रहा हूं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट इन ब्यूटूइन? आंसर इज 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। क्लियर? ओके, तो ये सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जब भी मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन बताऊंगा तो हम एक ऐसे एटम को डिफाइन करेंगे जिसके अबाउट हमको 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स यहां पर लिखे हुए हैं, और अगर मैं उनके 3D अरेंजमेंट को बदल के एक नया 3D अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूं तो वो एक नए 3D अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए, अगर इसकी जगह आप पूछ सकते थे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि सर जैसे इस कार्बन पर मिथाइल और H 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ऐसे इस कार्बन पर भी मिथाइल और H 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अगर किसी भी कार्बन पर 2 सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स होते तो फिर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते या नहीं होते? तो देख लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे
अभी हमने वहां पे देखा कि इन ब्यूट 2 इन 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर। लाइक अगर मैं इसकी जगह इसको ड्रॉ करता, इट इज ब्यूट 1 इन, ये देखिए इट इज ब्यूट 1 इन, ठीक है। और इसको हम देख रहे हैं कि ये दोनों कार्बन अगेन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अबाउट बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है एज वी डिस्कस अर्लियर, इसलिए हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने इसका एक अरेंजमेंट ये ड्रॉ किया है, इस कार्बन पर H है और इथाइल है, 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स मुझे दिख रहे हैं। इस कार्बन पर दोनों H है, ओके। नाउ अभी यहां पर H के साथ H दिख रहा है और इथाइल के साथ H दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, H ऊपर ले गया और इथाइल को नीचे लिख दिया, मतलब ऐसा हो गया। देखिए ये देखिए, अब यहां H के साथ H ही दिख रहा है, यहां पर भी ऐसा ही था, और इथाइल के साथ भी यहां H दिख रहा है, यहां पर भी ऐसा ही था। ये देखिए, इसका मतलब नया 3D अरेंजमेंट तो बना ही नहीं, नो न्यू 3D अरेंजमेंट, ये दोनों तो आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। अबव टू आर आइडेंटिकल अरेंजमेंट, और इफ दे आर आइडेंटिकल अरेंजमेंट तो फिर इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफाइन नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए यहां पर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, तो आपका आंसर होता यहां नो स्टीरियोजेनिक सेंटर, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफाइन कर रहा हूं, तो किसी भी डबली बॉन्डेड एटम पर दोनों एटम या ग्रुप हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर किसी भी एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर या डबली बॉन्डेड एटम पर दोनों एटम या ग्रुप सेम हो गए, तो उस मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। ये ढंग से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां नोटिसेबल पॉइंट यह है कि इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू एटम्स और ग्रुप्स present on 2 stereogenic centers must be different होने चाहिए। तो आप आज के बाद इस डेफिनेशन को याद रखिएगा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए हमेशा 2 कंडीशंस के ऊपर चलते रहेंगे। ओके, अब मैं वन बाय वन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स यहां पर बताऊंगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में और रिंग में। देखिए बच्चों, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल्स, इसमें जैसे सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं केस 1 में Gi इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी आपको मैंने Gi जो एब्रीवेशन है मैंने बताया था कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सिस और ट्रांस का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए सिस आइसोमर, सिस या ट्रांस, एक्चुअली दे आर टू प्रीफिक्स जो हमको ये इंडिकेट करते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पर जो दो एटम और ग्रुप सिमिलर हैं वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में। तो सिस आइसोमर की डेफिनेशन है टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर ऑन सेम साइड। तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर पर अगर दो आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स सेम साइड में आ रहे हैं 3D अरेंजमेंट के अंदर, तो हम उसको सिस आइसोमर बोलते हैं एंड ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर इट मीन्स टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर ऑन अपोजिट साइड। ये देखिए अगर सेम साइड में है दो सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स तो हम उनको सिस आइसोमर बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड में है दो सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो हम उनको ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। तो जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका लिया था ब्यूटूइन। ये देखिए तो ब्यूटूइन इसका मतलब ऐसा अरेंजमेंट है, और ये जो हमने एस्ट्रिक मार्क किए थे ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, दीज आर टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। अब देखिए इस कार्बन पर जैसे मिथाइल ले लीजिए और इस कार्बन पर भी मिथाइल ले लीजिए, टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर ऑन सेम साइड, तो हम इसको बोल देंगे सिस ब्यूटूइन। एंड अगर तुम इसका ट्रांस लिखोगे तो फिर वो ऐसे लिखोगे, ये देखिए टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर ऑन अपोजिट साइड, तो हम इसके लिए ट्रांस ब्यूटूइन लिख देंगे। अब देखिए ये जो प्रीफिक्स यहां पर हमने यूज किए हैं सिस और ट्रांस, ये इसलिए आप यहां पर इंडिकेट कर पा रहे हैं कि दीज आर टू डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स, ये दो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स हैं, टू डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। तो सिस और ट्रांस प्रीफिक्स लिखने का यही यहां पर पर्पस है, यही यहां पर यूज है। अगर मैं सिंपली ब्यूटूइन लिखता तो ब्यूटूइन जो IUPAC नेम है उससे हमको कभी भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये दो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट है, बट जैसे मैंने सिस प्रीफिक्स लिखा या ट्रांस प्रीफिक्स लिखा इमीडिएटली ये मुझे पता चल गया कि ये दोनों टू डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो चेंज हुआ है वो सिर्फ 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में हुआ है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो ये फर्स्ट जो हमने यहां पर कंडीशन लिखी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, उसको अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, इसी में मैं एक एग्जांपल यहां पर और ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है पेंटूइन, पेंटूइन जैसे ये होता है पेंटूइन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 के बाद डबल बॉन्ड है 3 4 5 पेंटूइन। अब आप देखिए ये जो कार्बन है डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक तो इथाइल दिख रहा है और एक हाइड्रोजन दिख रहा है।
ऐसे इस कार्बन पर देखिए एक मिथाइल दिख रहा है और एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मतलब दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर? अब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं उसको, देखिए CH3 CH2, ये कार्बन पर H भी है और ऐसे ही यहां CH3 और यहां H। अब देखिए तुम इथाइल और मिथाइल के रेस्पेक्ट में तो वैसे भी सिस और ट्रांस नहीं लिख पाओगे क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए अगर यहां हाइड्रोजन सेम साइड में है तो ये सिस हो गया, और अगर ऐसे ही इसका ट्रांस लिखना चाहेंगे तो वो ऐसे लिखोगे, ये ट्रांस हो गया। क्लियर हो गया? यहां पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो गए, और यहां जैसा हमने मेंशन किया है टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हैं। हियर टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो अब मैं केस 2 में आ जाऊंगा। जैसे हमने वहां पे लिखा था GI इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं लिखूंगा GI इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हम फिर सिस ट्रांस टर्म्स यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अच्छा, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे आएगा? हम अभी आगे 12th क्लास में ये पढ़ेंगे, एक रिएक्शन आएगी कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप जनरली प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन। और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2OH के साथ। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है स्टूडेंट्स। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहां से वाटर निकल जाता है H2O। ऑब्वियसली इसके लिए एसिडिक या बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे वाटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे तुमने वाटर सब्ट्रैक्ट किया, आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए ये ऑक्साइम है स्टूडेंट्स। व्हाट इज दिस? क्या है? ऑक्साइम। इसको कहते हैं ऑक्साइम। ये ऑक्साइम जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कैन शो GI। तो एग्जांपल्स इसका हम वन बाय वन देखेंगे। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हमने यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लिए यह मेंशन कर लिया है कि हम ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल 1 लिखता हूं, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका मतलब इथेनॉल। तो अगर तुम एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम शो करोगे तो स्टूडेंट ऐसे करोगे, ये देखो इट इज CH3 CHO, और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहे हैं। वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम आ गया, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसको हम एब्रीवेट ऐसे भी कर सकते हैं, एसिटल्ड ऑक्साइम। क्या लिख सकते हो? एसिटल्ड ऑक्साइम। नाउ अब मैं यहां पर कैसे डिफाइन करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो सबसे पहले इस कार्बन को देखो आप, ये जो कार्बन है अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे तो sp2 है। ऐसे इस नाइट्रोजन की भी अगर आप निकालोगे 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखिए केमिस्ट क्या करते हैं, यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं क्या, पहले उसको देखना जरूरी है।
तो देखिए इस कार्बन पर मिथाइल और H डिफरेंट, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर को एक एटम या ग्रुप की तरह ट्रीट कर लिया जाता है और OH तो अलग है ही। इसका मतलब ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं स्टूडेंट। और अब यहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए H और OH अभी सेम साइड में दिख रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं सिन एसिटल्ड ऑक्साइम। ये सिन का क्या मतलब है, सिन ये रिप्रेजेंट करता है H if H and OH present on same side, ये सिन की डेफिनेशन है। एंड अगर मैं इसका एंटी रिप्रेजेंट करूंगा, जो दूसरा प्रीफिक्स हम यहां पर यूज करेंगे वो एंटी प्रीफिक्स होगा, तो वो देखिए ऐसे यूज करोगे। ये देखिए अब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो H है और OH है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, ये अपोजिट साइड में हो गए, तो यहां हम लिखेंगे एंटी एसिटल्ड ऑक्साइम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो यहां एंटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंटी की डेफिनेशन हो जाएगी इफ H एंड OH प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अगर H और OH अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो हम इसके लिए फिर कौन सा टर्म यूज करते हैं, एंटी। इसकी जगह जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2 में मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो स्टूडेंट जो बेंजल्डिहाइड है वो C6H5CHO होता है, ये देखिए इट इज बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड को हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जैसे तुम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराओगे, ये इमीडिएटली वाटर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको ऑक्साइम ऐसे दे देगा C6H5CH डबल बॉन्ड और NOH, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बेंजल्ड ऑक्साइम या ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्साइम है स्टूडेंट्स। अब ऑब्वियस है इसमें भी अगर तुम सिन और एंटी यूज करना चाहोगे तो कैसे करोगे, जब H और OH सेम साइड में है तो सिन बेंजल्ड ऑक्साइम, और अगर H और OH अपोजिट साइड में है तो एंटी बेंजल्ड ऑक्साइम। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, हम इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस टर्म्स सिन और एंटी टर्म्स को यूज करना पसंद करेंगे, ये प्रेफरेबल है। और सिन एल्डिहाइड्स के केस में जब H और OH सेम साइड में होगा तो सिन होगा, और अगर H और OH अपोजिट साइड में होगा तो एंटी होगा। अब मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है। भाई ऐसे ही गुरु थोड़ी बना हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर इसकी जगह कीटोन हुआ तो कीटोन में तो कार्बन पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, बोथ आर एल्किल ग्रुप्स, तब फिर मैं सिन और एंटी कैसे डिफाइन करूंगा। चल रहा था ना सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में। हाँ, तो इसका आंसर भी मैं आपको अभी बता रहा हूं स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, तो जैसे यहां अगर मैं लिखता हूं C6H5, इट इज CH डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर, तो यहां देखिए फिर हाइड्रोजन और फिनाइल रिंग अलग, OH और लोन पेयर अलग, इट मींस टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको हम बोलेंगे सिन बेंजल्ड ऑक्साइम। और ऐसे ही अगर आप इसका एंटी लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये एंटी बेंजल्ड ऑक्साइम। ठीक है, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। सिन की डेफिनेशन H एंड OH सेम साइड में, एंटी की डेफिनेशन H एंड OH
अपोजिट साइड में, और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो हम यहां पर देख ही रहे हैं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? अगर मैं यहां पर फॉर्मल्डिहाइड लेता बच्चों, ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड इसका मतलब SCHO, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड, और इसको अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराता तो यहां पे वाटर एलिमिनेट हो जाता, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता। ये ऑक्साइम है फॉर्मल्डिहाइड का। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? इसका आंसर है नो। आप इस कार्बन को देखिए, देखिए इस कार्बन पर दोनों एटम क्या हैं? सेम हैं। तो दिस कंपाउंड कैन नॉट शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई? बिकॉज इट हैजंट, इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इट हैजंट स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो अगर इसकी जगह कीटोन के ऑक्साइम्स में लिखता तो फिर हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं यहां ऑक्साइम्स कीटोन्स के मेंशन करता हूं, ऑक्साइम्स ऑफ कीटोन्स, तो सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन 2-ON का। ब्यूटेन 2-ON, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये देखिए ब्यूटेन 2-ON, और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं। इसमें से वाटर सब्ट्रैक्ट कर देता, ये मैंने वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया है और अरेंजमेंट ये मिल जाता। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन्स में हो भी नहीं सकता, तो फिर मैं यहां सिन और एंटी कैसे यूज करूंगा? तो ये हमने सबसे पहले ऑक्साइम ड्रॉ कर लिया है ब्यूटेन 2-ON का। तो देखिए मैं अगर यहां सिन और एंटी यूज करूंगा तो एग्जामिनर आपको ऐसे डिफाइन करेगा कि विद रिस्पेक्ट टू, आप मिथाइल लिखिए, या तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में आप डिफाइन करिए। जैसे मैं अगर मिथाइल के रेस्पेक्ट में सिन और एंटी डिफाइन करता हूं तो देखिए कैसे करेंगे। यहां मिथाइल और OH सेम साइड में आ रहे हैं, तो ये सिन है, सिन ब्यूटेन 2-ON विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल। व्हाई? बिकॉज मिथाइल एंड OH ये प्रेजेंट इन सेम साइड। ठीक है स्टूडेंट्स? और इसकी जगह अगर आप इसका एंटी लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये देखिए मिथाइल एंड OH ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहां हम इसको लिखेंगे एंटी। इट इज ब्यूटेन 2-ON, तो मिथाइल एंड OH प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, मिथाइल एंड OH इन अपोजिट साइड। अरे क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ओके। और अगर इसकी जगह तुम इथाइल के रेस्पेक्ट में लिखते विद रेस्पेक्ट टू इथाइल, तो फिर वही डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर इथाइल के रेस्पेक्ट में, जैसे ये हम लिख रहे हैं, इथाइल के रेस्पेक्ट में OH को देखिए, ये यहां इथाइल और यहां OH सेम साइड में, तो हम इसको बोलेंगे सिन ब्यूटेन 2-ON। और अगर इसका आपको एंटी लिखना होगा तो वो ये होगा।
ये देखिए इथाइल और OH अपोजिट साइड में है, तो इसको स्टूडेंट आप बोलोगे एंटी ब्यूटेन टून। तो सभी स्टूडेंट्स ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये कीटोन्स के रेस्पेक्ट में सिन और एंटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में हम बहुत इजीली सिन और एंटी डिफाइन कर सकते हैं H और OH के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब कीटोन की बात आएगी तो मुझे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि मैं किस एल्किल ग्रुप के रेस्पेक्ट में वहां पर डिफाइन कर रहा हूं। तो जैसे हमने ब्यूटेन टून का एग्जांपल लिया, अगर इसकी जगह एसीटोन होता, हाँ बच्चों, अगर एसीटोन होता, ये देखिए एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनोन। ओके, तो एसीटोन का ऑक्साइम ये होता, और ये देखिए इस कार्बन को देखिए, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हैं, इसका मतलब हियर नो स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहां पर कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मुझे लगता है आप सभी को कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया है। इसकी जगह अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लेते हैं, ये देखिए GI इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और क्योंकि यहां पे फिर नाइट्रोजन आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं हमेशा सिन और एंटी ही यूज करूंगा। जैसे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, एजोबेंजीन। ये जो एजोबेंजीन है, एजोबेंजीन ये कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट, देखिए फिनाइल रिंग, दोनों नाइट्रोजन पर प्लेस हैं और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये एजोबेंजीन है। अब आप देखिए ये जो नाइट्रोजन है, एक तो फिनाइल है और एक लोन पेयर है, इसको दो डिफरेंट एटम या ग्रुप माना जाता है। जैसा हमने अभी ऑक्साइम्स में भी लिखा था कि लोन पेयर को हम एक डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये दोनों। और यहां हम फिर मेंशन करेंगे सिन एजोबेंजीन, और सिन का यहां पर क्या मीनिंग है, सिन का मतलब यहां पर है टू फिनाइल्स या टू लोन पेयर्स सेम साइड में प्रेजेंट हैं, टू C6H5 रिंग्स प्रेजेंट इन सेम साइड। क्लियर है सभी को? और इसकी जगह अगर आप इसका एंटी लिखोगे तो वो ये लिखोगे बच्चों, ये एंटी एजोबेंजीन है, दिस इज एंटी एजोबेंजीन। तो यहां एंटी का मतलब है टू फिनाइल प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। ये देखिए, तो ये एजोबेंजीन का कॉन्सेप्ट है। इसकी जगह अगर एजोमीथेन होता तो वो क्या होता, कैसे ड्रॉ करते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहां एग्जांपल एजोमीथेन का लिखता, एजोमीथेन, तो ये जो एजोमीथेन है स्टूडेंट्स, ये CH3 N डबल बॉन्ड NCH3 को बोलते हैं। दोनों नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली लोन पेयर हैं और ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होंगे। किसी भी एक नाइट्रोजन को आप देख लीजिए, मिथाइल और लोन पेयर, इट मींस टू डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो हियर टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट। यहां दो स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट हैं। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? और इसमें अगर तुम सिन और एंटी लिखोगे तो स्टूडेंट वो ऐसे लिखोगे, ये तो हो जाएगा सिन एजोमीथेन,
और अगर इसकी जगह आप यहां एंटी लिखोगे, वो ये लिखोगे। ये एंटी एजोमीथेन। तो ये हमको इंडिकेट कर रहे हैं सिन और एंटी कि एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनली कैसा है। तो सिन की डेफिनेशन, यहां दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, और एंटी की डेफिनेशन टू मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। ओके, तो ये हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स को समझा। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पेटेंट एग्जांपल्स, एक एजोबेंजीन और दूसरा एजोमीथेन। ओके, इसकी जगह अगर मैं रिंग की बात करता, जीआई इन रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग्स में, तो स्टूडेंट यहां पर हम इस टाइप के बॉन्ड्स यूज करते हैं। ये देखिए, ये तो सिंपल बॉन्ड है जिसको हम सिंपल वेज भी बोलते हैं, सिंपल बॉन्ड विच रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ बोर्ड। मतलब जो भी एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो बोर्ड के प्लेन में, जैसे ये जो बॉन्ड्स हैं ये सब जगह हमने यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बोर्ड के प्लेन में। लेकिन अगर इसकी जगह हम ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड बॉन्ड, सॉलिड वेज। और सॉलिड वेज क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट above the plane of board। जो बोर्ड है उसके ऊपर प्रेजेंट है, बोर्ड के बाहर प्रेजेंट है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जैसे आप सभी ऑब्जर्वर हैं, मतलब ये आपकी तरफ बॉन्ड है, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ऐसे ही अगर मैं ये डॉटेड लाइन से बॉन्ड रिप्रेजेंट करता हूं तो इट इज नोन एज डैश वेज। तो ये डैश वेज क्या होता है? डैश वेज का मतलब होता है बोर्ड के नीचे, पीछे, है ना, अवे फ्रॉम यू। तो इट रिप्रेजेंट एटम्स, ग्रुप्स प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इस बेसिस पर हम जैसे यहां पर ये एग्जांपल लेते हैं 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का। और देखिए, जब भी कार्बन कार्बन की बात होगी, वो जैसे अभी हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा, या हम यहां पे रिंग्स में भी देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे, वी ऑलवेज यूज सिस एंड ट्रांस। तो हम यहां पर भी हियर सिस ट्रांस टर्म्स यूज्ड। ये आपको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लेना है। तो बच्चों, ये सभी आपने लिख लिया होगा एग्जांपल एजोबेंजीन का या एजोमीथेन का। उसके बाद इस एग्जांपल को ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है रिंग्स में, उसको हम यहां पर देख रहे हैं। ये आज के बाद आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, सॉलिड वेज और डैश वेज क्या होते हैं। ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते जाएंगे, 11th क्लास में भी यूज करते हैं और 12th क्लास में भी यूज करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा। हाँ बच्चों, जैसे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लोप्रोपेन, इसके कार्बन 1 और कार्बन 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ये देखिए, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। अब अगर आप इसका सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में लिखता हूं, तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन होंगे वो पीछे होंगे। मिथाइल अगर आपके पास है तो दोनों मिथाइल को हमने ऐसे शो कर लिया है, तो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू। अच्छा, इसकी जगह कोई इसको ऐसे भी तो लिख सकता था
कि दोनों मिथाइल आपसे दूर होते और हाइड्रोजन आपके पास होते हैं। ये देखिए, तो दोनों ही सिस अरेंजमेंट है, बोथ आर सिस अरेंजमेंट। ठीक है, 2 मिथाइल टुवर्ड्स यू और 2 मिथाइल अवे फ्रॉम यू। अच्छा, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं क्या? तो देखिए, ये जो कार्बन है, मिथाइल अलग, H अलग, यहां इस कार्बन की जो 3rd वैलेंसी है CH2 है, इस कार्बन की जो 4th वैलेंसी है उस पर इस कार्बन से मिथाइल H जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ ऐसे अरेंजमेंट है। ये कार्बन यहां मेंशन कर रहा हूं, यहां पे मिथाइल जिसको हमने अभी सॉलिड वेज पे लिखा, हाइड्रोजन डैश वेज पे लिखा, यहां CH2 लगा हुआ है और यहां कार्बन के ऊपर मिथाइल और H कनेक्ट हैं। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये वाला कार्बन। और ऐसे ही क्या ये भी है क्या? आंसर है हाँ, मिथाइल अलग, H अलग, CH2 अलग, यहां CH3 अलग। स्टूडेंट्स, आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस टाइप के स्टीरियोजेनिक सेंटर को जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम किरेल सेंटर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरेल सेंटर। तो तैयार रहिएगा, मैं आपको भी किरेल सेंटर की भी आगे डेफिनेशन बताऊंगा। किरेल सेंटर भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले इसका सिस ड्रॉ किया। नाउ व्हाट इज इट्स ट्रांस? इसका ट्रांस कैसा होगा? तो ऑब्वियसली ट्रांस तो ऐसा ही बन पाएगा। ये देखिए, अगर एक मिथाइल सॉलिड वेज पर है तो दूसरा मिथाइल डैश वेज पर है, मतलब दोनों मिथाइल अबव एंड बिलो द प्लेन है ना, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो ऑब्वियसली इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन भी डिसाइड होगा। तो यहां डैश वेज पर, तो यहां सॉलिड वेज पर। ये देखिए, ये ट्रांस होगा। तो अब आप इसको डैश पे, इसको सॉलिड पे, तो एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता, तो इसलिए वापस इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह जैसे अगर मैं यहां पर 1,2 डाई या 1,3 ले लेते हैं, 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन ले लेते हैं। ये देखिए, 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये 1 और इसको 3 मान लेते हैं, ये 1 है और ये 3 है। ओके, और आफ्टर दैट यहां सिस ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सिस है, दोनों क्लोरीन सॉलिड वेज पे। तो इसका मतलब ऑब्वियस है, जो हाइड्रोजन होंगे वो यहां डैश वेज पे होंगे। बार बार इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो ये सिस आइसोमर है। एंड व्हाट अबाउट इट्स ट्रांस? तो इसका ट्रांस ऐसा होगा, ये देखिए, इफ वन मिथाइल इज ऑन सॉलिड वेज, अदर मिथाइल इज ऑन डैश वेज, तो इसका मतलब यहां हाइड्रोजन डैश वेज पर है और यहां हाइड्रोजन सॉलिड वेज पर है। ये देखिए, ये ट्रांस है। क्लियर हो गया सभी को? यहां क्योंकि हमने क्लोरीन लिख रखा है तो मैं इसको क्लोरीन ही लिखूंगा। 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 और 3 पर 2 क्लोरीन है, तो ये सिस अरेंजमेंट है और ये ट्रांस अरेंजमेंट है। तो आज मुझे लगता है कि आपको ये जो डिस्कशन है ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने बॉन्ड जो स्टिक फॉर्मूला थे, जो बॉल स्टिक फॉर्मूलास थे, उससे ये समझने की कोशिश करी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन अलाउ नहीं होता। लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, इसलिए हम 2 टाइप के अलग अलग 3D अरेंजमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं, जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है और कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं, वो हमने आज बच्चों डिफाइन किया। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर एग्जांपल्स एंड सम मोर प्रॉब्लम्स एंड इजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट पर, जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और जितने भी पॉइंट्स आज हमने क्लास में यहां पर पढ़े हैं, आप
एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में ढंग से नोट करिए। कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है वहां पर मेंशन करिए। हम जब वापस ऑनलाइन मुलाकात करेंगे, ऑनलाइन इंटरेक्शन करेंगे, तो मैं आपके वो डाउट सुनूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।